बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो पहले इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है: ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मॉडरेट स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती हैं टेट्रासाइक्लिन्स और क्लोरामफेनिकोल। मॉडरेट स्पेक्ट्रम में आते हैं मैक्रोलेट्स, कीटोलेट्स और क्लिंडामाइसिन्स। नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं स्ट्रेप्टोग्रामिन्स और ऑक्साजोलिडिनोन्स। तो हम इसको डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन्स हैं। टेट्रासाइक्लिन्स में जो ड्रग्स आती हैं वो टेट्रासाइक्लिन्स, डॉक्सीसाइक्लिन्स और डाइजीसाइक्लिन्स और मीनोसाइक्लिन्स ये ड्रग्स आती हैं। तो इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स है कि ये ओरली यूज़ होती हैं एक्सेप्ट डाइजीसाइक्लिन्स जिसका आईवी यूज़ है। और इसमें जो स्पेशल बात है वो है एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग इसमें होती है। तमाम टेट्रासाइक्लिन्स की यूरिनरी एक्सक्रीशन होती है एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन की जिसकी बाइलरी एक्सक्रीशन है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे अटैच होते हैं जो स्मार्ट राइबोसोमल सब यूनिट है, और ये प्रिवेंट करती हैं ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग को ए साइट पर जो राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए कम्प्लेक्स बना होता है। तो वहाँ पे ए साइट होती है, पी साइट होती है और ई साइट होती है। तो ये ए साइट पे बाइंड करती हैं और उसको ऑक्यूपाई करती हैं और ट्रांसफ़र आरएनए की बाइंडिंग को रोकती हैं। तो इसका जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है, यानी ये कौन से, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं। तो ये कौन से बैक्टीरियम पर एक्ट करती हैं? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, रिकेट्सिया पे, क्लेमीडिया पे और माइकोप्लाज्मा पे। ये 5 बैक्टीरिया हैं जेनरा और स्पीशीज़ जिन पे ये एक्ट करती हैं। तो इनकी रेजिस्टेंस 2 वजह से होती है। ईफ्लक्स मैकेनिज़्म, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में ईफ्लक्स पंप होता है कुछ बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में। तो जब ड्रग इंटर होती है साइटोप्लाज्म में तो वो उसको रिमूव कर देता है साइटोप्लाज्म से और बैक कर देता है आउटसाइड द बैक्टीरियम। तो ये रेजिस्टेंट मैकेनिज़्म में आएगा। और राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन्स होती हैं जो टेट्रासाइक्लिन की बाइंडिंग को रोकती हैं स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे। और जो है डाइजीसाइक्लिन्स, ये एक्सेप्शन है, इस पे ये दोनों मैकेनिज़्म अप्लाई नहीं होते डाइजीसाइक्लिन्स के लिए। अब हम देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन्स क्लिनिकली कैसे यूज़ होती हैं। तो जो इन्फेक्शन काज होते हैं इनका प्राइमरी यूज़ है कि जो इन्फेक्शन काज होते हैं निमोनिया से, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाe से, रिकेट्सिया से, क्लेमीडिया से और विब्रियोज स्पीशीज़ से। तो इनसे जो इन्फेक्शन काज होते हैं तो उनको ट्रीट किया जाता है टेट्रासाइक्लिन्स के ज़रिए। और जो इनका टेट्रासाइक्लिन्स का सेकेंडरी यूज़ है वो सिफिलिस के लिए, एक्ने के लिए और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, और प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज़ होती हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। और जो सेलेक्टिव यूज़ है लाइम डिजीज़ के लिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती है। और मेनिंजियोकोकल के ट्रीटमेंट के लिए, मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए माइनोसाइक्लिन्स यूज़ होती है। और ये एक और रोल है टेट्रासाइक्लिन का, डेमिक्लोसाइक्लिन इसका। तो ये एडीएच को रीनल पे, किडनी पे एक्ट नहीं होने देती। तो एडीएच इनहिबिशन में भी डेमिकोसाइक्लिन का आएगा। तो ये इसका यूज़ है। और जो है डाइजीसाइक्लिन्स, ये इसका हमने देखा है कि ये ड्रग रेजिस्टेंस को अवॉइड करती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी के लिए भी उसकी जगह, पेनिसिलिन की जगह ये डाइजीसाइक्लिन यूज़ होती है। वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में भी डाइजीसाइक्लिन यूज़ होती है। और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो है जीआई डिस्टर्बेंस, डायरिया हो सकता है, नोज़िया, और जो एक्सट्रीम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है एंटीरोकोलाइटिस भी हो सकता है। डेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं,
एनेमल डिस्प्लेजिया, बोन ग्रोथ डिक्रीज इंक्रीज इरेगुलर होती है इसमें। अगर कोई हिपैटिक प्रॉब्लम चल रहा है तो हिपैटिक टॉक्सिसिटी भी होती है और जिसमें हिपैटिक नेक्रोसिस हो सकता है। अगर रीनल प्रॉब्लम है कोई तो रीनल टॉक्सिसिटी भी इसमें हो जाती है टेट्रासाइक्लिन्स में। और जो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं ये फोटो सेंसिटिविटी काज करती हैं, यानी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। तो ये था टेट्रासाइक्लिन्स का।